ये लड़की सपने में जो भी देखती है वो हकीकत में सच होने लगता है। शुरुआत में उसकी ये ताकत किसी वरदान से कम नहीं थी, लेकिन एक रात उसने सपने में अपनी ही मौत देख ली और उसी पल से उसकी जिंदगी एक काउंटडाउन बन गई। अब मौत हर कदम पर उसका पीछा कर रही थी। वह भागती है, छुपती है और खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। पर क्या इंसान अपनी किस्मत से भाग सकता है? क्या वो अपनी ही देखी मौत को टाल पाएगी? चलिए आज जानते हैं इस हैरान कर देने वाली कहानी में। जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड आयरिस को एक ऐसी जगह लेकर जा रहा था जिसके बारे में उसने उसे बिल्कुल कुछ नहीं बताया था। सरप्राइज खराब ना हो इसलिए उसने आयरिस की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। रास्ते भर आयरिस बार बार पूछती रही, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? लेकिन जेम्स हर बार मुस्कुराकर बस इतना कहता, थोड़ा इंतजार करो, पहुंचते ही सब पता चल जाएगा। कुछ देर बाद कार रुक गई। जेम्स ने उसे बाहर निकाला और धीरे से उसकी आंखों से पट्टी हटा दी। सामने एक विशाल और बेहद खूबसूरत स्काई व्यू टावर खड़ा था जिसका आज ही उद्घाटन होने वाला था। ऊंचाई देखकर आयरिस की आंखें तो चमक उठी, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर टावर की चोटी पर गई और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे बिना किसी वजह के ऐसा महसूस हुआ जैसे आज इस जगह पर कुछ भयानक होने वाला है। इसी दौरान पास के फव्वारे के पास एक बच्चा सिक्के निकालकर अपनी जेब में भर रहा था। तभी एक गार्ड ने उसे पकड़ लिया और डांटते हुए वहां से भगा दिया। गार्ड ने चेतावनी दी, फव्वारे से सिक्का चुराना अपशगुन माना जाता है, लेकिन उस शरारती बच्चे को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। टावर के एंट्रेंस पर पहुंचते ही जेम्स और आयरिस की तस्वीर खींचकर उनका स्वागत किया गया। अंदर जाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी थी और सबसे बड़ी भीड़ लिफ्ट के सामने जमा थी। लिफ्ट पहले से ही लोगों से भरी हुई थी। यह देखकर आयरिस ने जेम्स से कहा कि वे अगली लिफ्ट का इंतजार कर लेते हैं, लेकिन गार्ड ने तुरंत कहा, अभी जगह है, आप दोनों अंदर आ जाइए। मजबूरी में दोनों भीड़ के साथ लिफ्ट में घुस गए। लिफ्ट से अजीब सी चरमराहट सुनाई दी। दरवाजा भी ठीक से बंद नहीं हो रहा था। गार्ड ने जोर लगाकर उसे बंद किया और लिफ्ट आगे बढ़ गई। तभी आयरिस की नजर अंदर लगे एक नोटिस पर पड़ी। उस पर साफ लिखा था, मैक्सिमम लोड 8 अडल्ट्स। आयरिस ने लिफ्ट में मौजूद लोगों को देखा तो उसकी धड़कन बढ़ गई। उसे डर लगने लगा कि कहीं ज्यादा वजन की वजह से लिफ्ट बीच रास्ते में ही न टूट जाए। और ऊपर से वही शरारती बच्चा कभी कूदता तो कभी जानबूझकर आयरिस को डराता रहा। किस्मत से लिफ्ट बिना किसी हादसे के टॉप फ्लोर तक पहुंच गई। ऊपर पहुंचते ही सामने का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। चारों तरफ शहर दिखाई दे रहा था और इतनी ऊंचाई से नीचे की दुनिया खिलौनों जैसी लग रही थी। लेकिन आयरिस के लिए यह खूबसूरत नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। उसे ऊंचाई से डर लगता था। फिर भी जेम्स का मूड खराब ना हो इसलिए वह जबरदस्ती मुस्कुराती रही। जेम्स के प्यार में उसने उसके कोट पर एक गुलाब भी लगा दिया, लेकिन उसी वक्त गुलाब का कांटा उसकी उंगली में चुभ गया और खून निकल आया। आयरिस को किनारे से हटने का बहाना मिल गया और तुरंत वॉशरूम की तरफ चली गई। वहां पहुंचकर उसकी नजर पारदर्शी डांस फ्लोर के नीचे लगी सपोर्ट बीम पर पड़ी। कुछ तो ऐसा था जिसे देखकर उसका मन बार बार खतरे का संकेत दे रहा था, लेकिन आसपास मौजूद लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं थी। तेज म्यूजिक बज रहा था और लोग उसी पारदर्शी फर्श पर बेफिक्र होकर डांस कर रहे थे। तभी एक शैंपेन की बोतल का कॉर्क अचानक उछलकर ऊपर लगे झूमर से जा टकराया। झूमर का एक नुकीला हिस्सा टूटकर सीधे कांच के फर्श पर आ गिरा। कांच में दरार पड़ गई, लेकिन वहां मौजूद किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। लोग उसी कमजोर हो चुके फर्श पर नाचते रहे। उधर आयरिस की तबीयत बिगड़ चुकी थी। वह वॉशरूम में जाकर उल्टी करने लगी। वहीं काम करने वाली एक डांसर अपने छोटे बेटे को लेकर परेशान थी। वह उसे समझा रही थी कि उसका डांस खत्म होते ही वे दोनों साथ घर जाएंगे। आयरिस को देखकर उस महिला ने अचानक अंदाजा लगा लिया कि वह प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही आयरिस घबरा गई। वह करीब 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसने अभी तक जेम्स को यह बात नहीं बताई थी। उसे डर था कि जेम्स उसे लापरवाह समझेगा और शायद नाराज भी हो जाए। लेकिन जेम्स की प्रतिक्रिया उसकी सोच से बिल्कुल उलट होने वाली थी। कुछ देर बाद जेम्स उसे टावर की छत पर ले गया। दोनों एक दूसरे से कुछ खास बात कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी तेज हवाएं चलने लगीं। हवा इतनी तेज थी कि पास खड़ी एक महिला की टोपी तक उड़ गई और इसी दौरान वही शरारती बच्चा रेलिंग के पास खड़ा होकर नीचे सिक्के फेंक रहा था। गार्ड ने उसे देख लिया और सख्ती से समझाया, नीचे किसी को चोट लग सकती है, दोबारा ऐसा मत करना। बच्चे ने सिर हिला दिया, लेकिन जैसे ही गार्ड वहां से आगे बढ़ा उसने फिर से जेब से सिक्का निकाला और नीचे फेंक दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह छोटी सी शरारत कुछ ही देर में सैकड़ों लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने वाली थी। इधर जेम्स ने आखिरकार अपने दिल की बात आयरिस के सामने रख दी। उसने कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। आयरिस ने भी बिना देर किए अपना सबसे बड़ा राज बता दिया। वह जेम्स के बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनते ही जेम्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने आयरिस को गले लगा लिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस खुशी के बीच मौत उनका इंतजार कर रही है। वह शरारती बच्चा जो लगातार सिक्के नीचे फेंक रहा था, उसके हाथ से निकला एक सिक्का हवा के तेज दबाव में उड़कर वेंटिलेशन फैन के अंदर जा फंसा। सिक्का ब्लेड में अटकते ही फैन अचानक बंद हो गया। फैन रुकने के बाद अंदर की गर्म हवा बाहर निकलना बंद हो गई और धीरे धीरे पूरे एरिया का तापमान बढ़ने लगा। दूसरी तरफ जेम्स और आयरिस अपनी
सगाई की खुशी में बेफिक्र होकर डांस कर रहे थे। तभी अचानक आयरिस को एक भयानक पूर्वाभास हुआ और अगले ही पल कांच का डांस फ्लोर भर भरा कर टूट गया। दर्जनों लोग नीचे जा गिरे, जबकि कुछ लोग सपोर्ट को पकड़कर हवा में लटक गए। देखते ही देखते ऊपर से लोगों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। नीचे मौजूद स्टाफ ये खौफनाक मंजर देखते ही भाग निकले। इधर जेम्स भी टूटे हुए कांच के किनारे को पकड़कर किसी तरह लटका हुआ था। आयरिस दूर खड़ी लगातार उसे हिम्मत दे रही थी, लेकिन टूटे फर्श की वजह से उसके पास पहुंचना भी नामुमकिन था। आयरिस कुछ कर पाती उससे पहले ही जेम्स का हाथ छूट गया। वह नीचे गिरा और एक सपोर्ट बीम से जा टकराया। इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब पूरे टावर में अफरा तफरी मच चुकी थी। हर कोई किसी भी तरह नीचे निकलने की कोशिश कर रहा था। इसी भगदड़ में एक महिला खाना बनाने वाले शेफ से टकरा गई और उसके ऊपर आग लग गई। तभी वेंटिलेशन सिस्टम बंद होने की वजह से जमा हुई गर्मी आग की चपेट में आई और एक जोरदार धमाका हो गया। उसकी लपटों ने आसपास मौजूद कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। वही डांसर किसी तरह अपने बेटे को एक कैबिनेट के अंदर छिपाकर बंद कर चुकी थी, लेकिन अगले ही पल वह खुद आग की चपेट में आ गई। बच्चा अंदर बंद होकर अपनी माँ को जलते हुए देखता रहा और तभी वह मनहूस सिक्का भी वेंटिलेशन सिस्टम से निकलकर नीचे आ गिरा। उधर आयरिस भी किसी तरह खुद को बचाए हुए थी। तभी एक गार्ड जोर जोर से चिल्लाने लगा कि सभी लोग सीढ़ियों के रास्ते नीचे जाएं। घबराई हुई भीड़ एक साथ सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ी। आयरिस को भी लोगों ने धक्का देकर पीछे कर दिया, लेकिन सीढ़ियों पर अचानक इतना ज्यादा वजन पड़ गया कि वह पूरा हिस्सा ही टूट गया। जो बच्चा सिक्के फेंक रहा था वह सबसे आगे था, इसलिए किसी तरह बच गया। आयरिस सबसे पीछे थी, इसलिए वह भी इस हादसे से बच गई। अब आयरिस लिफ्ट की तरफ भागी, लेकिन वहाँ भी हालात बेहतर नहीं थे। लोग उसे धक्के मारकर अंदर जाने से रोक रहे थे। कुछ ही सेकंड में लिफ्ट लोगों से पूरी तरह भर गई। अत्यधिक वजन के कारण लिफ्ट का एक भारी हिस्सा टूटकर सीधे एक आदमी के ऊपर गिर पड़ा। यह खौफनाक मंजर देखकर आयरिस के होश उड़ गए। अब उसके पास रुकने का वक्त नहीं था। आग लगातार फैलती जा रही थी, इसलिए वह दोबारा भागने लगी। ज्यादातर लोग आग से बचने के लिए एक ही दिशा में शिफ्ट हो गए। इसके कारण ऊपर की छत और फर्श पर भी दबाव बढ़ गया। कुछ ही देर में छत में दरारें पड़ने लगी। फर्श का सपोर्ट बीम भी अपनी जगह से खिसक कर नीचे की ओर झुक गया, जिससे कई लोग फिसलते हुए खिड़की के पास जा पहुंचे। आयरिस ने किसी तरह ऊपर चढ़कर खुद को संभाला। खिड़की के पास लटके लोगों की हालत ऐसी थी कि एक छोटी सी गलती और सभी सीधे नीचे जा गिरते। तभी उनकी नजर पास रखे एक पियानो पर पड़ी। पियानो आधा हवा में लटका हुआ था और किसी तरह अपनी जगह पर टिका हुआ था। इतने में वही खूनी सिक्का एक बार फिर लुढ़कता हुआ पियानो पर आ गिरा। सिक्के के वजन से पियानो का संतुलन बिगड़ गया। भारी पियानो तेजी से लोगों की तरफ फिसलने लगा और रास्ते में आने वाली खिड़की को तोड़ते हुए सीधे बाहर जा गिरा। उधर वह शरारती बच्चा किसी तरह टावर से निकलकर नीचे पहुंच चुका था। उसे लगा कि आखिरकार वह बच गया, लेकिन अगले ही पल पियानो सीधे उसके ऊपर आ गिरा। जिस सिक्के से उसने तबाही की शुरुआत की थी, आखिरकार उसी की वजह से उसकी भी मौत हो गई और अंत में वह मनहूस सिक्का लुढ़कता हुआ फव्वारे के पानी में जा गिरा। लेकिन तबाही अभी खत्म नहीं हुई थी। टावर का कमजोर हो चुका हिस्सा अचानक भर भरा कर गिरने लगा। आयरिस किसी तरह बची हुई थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसका प्यार खत्म हो चुका था। वह अपने पेट में पल रहे बच्चे को लेकर असमंजस में पड़ी हुई थी कि तभी डांसर का बेटा कैबिनेट से बाहर निकला और मदद के लिए पुकारने लगा। अब उस बच्चे को बचाना आयरिस की जिम्मेदारी थी। वह तेजी से उसकी तरफ भागी, लेकिन तभी पूरा टावर ढहने लगा। आयरिस ने गिरते मलबे से खुद को बचाते हुए बच्चे को गोद में उठाया और नीचे कूद गई। उसे लगा कि दोनों बच जाएंगे, लेकिन तभी उसकी सगाई की अंगूठी लोहे की एक सरिया में बुरी तरह फंस गई। अब आयरिस एक ही उंगली के सहारे लटकी थी और उसके साथ बच्चे का पूरा वजन भी था। कुछ सेकंड तक उसने खुद को संभाले रखा, लेकिन अचानक उंगली की त्वचा फट गई और उसकी पकड़ छूट गई। आयरिस और बच्चा नीचे गिरकर मारे गए, लेकिन असल में ये पूरी घटना स्टेफनी नाम की एक लड़की क्लास में बैठकर सपने में देख रही थी। अचानक वह डर कर उठ बैठी। तब पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगी, लेकिन स्टेफनी के लिए ये कोई मजाक नहीं था। उसकी रूममेट भी रात में उसकी चीखों से परेशान हो चुकी थी। स्टेफनी ने बताया कि पिछले 2 महीनों से उसे बार बार एक ही औरत के सपने आ रहे हैं। उस औरत का नाम आयरिस है। सबसे अजीब बात ये थी कि उसकी नानी का नाम भी आयरिस था, लेकिन स्टेफनी ने अपनी नानी को कभी देखा तक नहीं था, न ही उसके पास उनकी कोई तस्वीर थी। रूममेट ने मजाक में कहा, घर जाओ और अपनी नानी के बारे में पता लगाओ, वरना किसी दिन मैं ही तुम्हें मार डालूंगी। अगली सुबह स्टेफनी अपने घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे फिर उसी भयानक हादसे की एक झलक दिखाई दी। अब उसे सचमुच डर लगने लगा था। घर पहुंचकर उसने अपने पिता को इन सपनों के बारे में कुछ नहीं बताया। वह सीधे अपनी माँ की पुरानी फोटो एल्बम ढूंढने लगी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसमें शायद उसकी नानी आयरिस की कोई तस्वीर मिल जाए, लेकिन एल्बम नहीं मिली। जब उसने अपने पिता से उसके बारे में पूछा तो उन्हें भी कोई जानकारी नहीं थी। उल्टा उन्होंने सवाल किया कि आखिर उसे उस एल्बम की जरूरत क्यों पड़ रही है। स्टेफनी ने बस इतना बताया कि वह अपनी माँ की माँ यानी अपनी नानी आयरिस के बारे में जानना चाहती है, लेकिन उसने सपनों वाली बात छिपा ली। तभी उसकी मुलाकात छोटे भाई चार्ली से हुई, जो अपने मामा के घर जा रहा था। स्टेफनी भी उसके साथ चल पड़ी। रास्ते में उसने आखिरकार चार्ली को सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि करीब 2 महीनों से उसे हर
हर रात एक भयानक सपना आता है जिसमें आयरिस नाम की औरत की मौत होती दिखाई देती है, और क्योंकि उनकी नानी का नाम भी आयरिस था इसलिए वह इस रहस्य को लेकर बुरी तरह परेशान थी। ठीक से सो न पाने की वजह से उसकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी और इस बार उसके एग्जाम के नंबर इतने खराब आए थे कि अब उसकी स्कॉलरशिप तक खतरे में पड़ सकती थी। चार्ली के पास भी इस वक्त कोई जवाब नहीं था। आखिरकार दोनों मामा के घर पहुंचे जहां उनके मामा के 3 बच्चे एरिक, बॉबी और जूलिया रहते थे। उनसे मिलने के बाद स्टेफनी अपनी मामी ब्रेंडा और मामा हार्वर्ड से मिली। उसे अचानक वहां देखकर दोनों काफी खुश हुए, लेकिन स्टेफनी सीधे मुद्दे पर आ गई। उसने बताया कि वह अपनी नानी आयरिस के बारे में जानना चाहती है क्योंकि पिछले 2 महीनों से उसे बार बार एक ही डरावना सपना आ रहा है। सपने में उसे करीब 50 साल पुराना एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है जिसका नाम स्काई व्यू है। स्काई व्यू का नाम सुनते ही हार्वर्ड और ब्रेंडा के चेहरे का रंग उड़ गया। हार्वर्ड ने बताया कि उसने यह नाम अपनी माँ आयरिस से सुना था, लेकिन स्टेफनी को उससे दूर रहना चाहिए। उसके मुताबिक आयरिस मानसिक रूप से ठीक नहीं थी और उसका व्यवहार बेहद खतरनाक हो चुका था। स्टेफनी ने जिद की तो हार्वर्ड ने आखिरकार पूरा सच बता दिया। उनके पिता की मौत के बाद आयरिस ने हार्वर्ड और उसकी बहन को स्कूल तक जाने नहीं दिया। वह दोनों को घर में बंद रखती और डराती थी कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उनके साथ कुछ भयानक हो जाएगा। हालात इतने बिगड़ गए कि आखिरकार पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और हार्वर्ड व उसकी बहन को आयरिस से दूर ले जाना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी आयरिस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। हार्वर्ड के 3 बच्चे होने के बाद भी उसे डरावनी चिट्ठियां मिलती रहीं। उन चिट्ठियों में मौत की धमकियां और लाशों की तस्वीरें तक भेजी जाती थीं। आखिरकार हार्वर्ड ने तंग आकर अपना घर ही बदल लिया। स्टेफनी ने पूछा, क्या वो चिट्ठियां अभी भी आपके पास हैं? ये सुनते ही हार्वर्ड भड़क उठा। वह नहीं चाहता था कि आयरिस किसी भी तरह दोबारा उनकी जिंदगी में लौटे। उसने साफ कहा, इतना सब जानने के बाद भी तुम उसके बारे में जानना चाहती हो? वो औरत बेहद खतरनाक है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साए से भी दूर रहो। जब हार्वर्ड ने मदद करने से इनकार कर दिया तो स्टेफनी अपनी मामी ब्रेंडा के पीछे पड़ गई। आखिरकार ब्रेंडा ने चुपके से बता दिया कि आयरिस से जुड़े कुछ पुराने दस्तावेज नीचे वाले बेडरूम की दराज में रखे हैं। स्टेफनी तुरंत वहां पहुंची और दस्तावेज खंगालने लगी। तभी उसे आयरिस की एक पुरानी तस्वीर मिल गई। तस्वीर देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस औरत को वह पिछले 2 महीनों से अपने सपनों में देख रही थी वह कोई अनजान महिला नहीं बल्कि उसकी अपनी नानी आयरिस थी। उसे पुराने दस्तावेजों से आयरिस का पता भी मिल गया। अब स्टेफनी ने फैसला कर लिया कि वह खुद अपनी नानी से मिलने जाएगी। आयरिस का घर शहर से कई किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच बना हुआ था। स्टेफनी जब वहां पहुंची तो सबसे पहले उसकी नजर भारी लोहे के गेट पर पड़ी। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, वापस चले जाओ, यह निजी संपत्ति है, अंदर आने की कोशिश मत करना। गेट के चारों तरफ नुकीले बांस और खतरनाक अवरोध लगाए गए थे, फिर भी स्टेफनी पीछे नहीं हटी। उसने कैमरे के सामने खड़े होकर अपनी पहचान बताई और कहा, मैं आपकी बेटी की बेटी हूँ, मुझे आपसे मिलकर कुछ सवाल पूछने हैं। ये सुनते ही अंदर मौजूद आयरिस का रवैया बदल गया। उसने स्टेफनी को अंदर आने की अनुमति दे दी, लेकिन पहले उसका मोबाइल और बाकी इलेक्ट्रॉनिक सामान बाहर ही छोड़ आने को कहा। अंदर कदम रखते ही स्टेफनी को एहसास हुआ कि यह घर किसी आम मकान जैसा बिल्कुल नहीं था। चारों तरफ सुरक्षा के अजीब इंतजाम थे। जगह जगह बर्तन और धातु की चीजें रस्सियों से लटकाई गई थीं, ताकि कोई अंदर आने की कोशिश करे तो उनकी आवाज से तुरंत पता चल जाए। घर की दीवारों पर नुकीले लोहे के भाले तक वेल्ड किए गए थे। स्टेफनी यह सब देखकर अंदर ही अंदर डर रही थी, लेकिन फिर भी आगे बढ़ती रही। तभी दरवाजा खुला। सामने खुद आयरिस खड़ी थी। कई सालों बाद अपने परिवार के किसी सदस्य को देखकर आयरिस के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने स्टेफनी को देखते ही कहा, तुम्हें मेरा खत मिल गया तभी यहाँ आई हो। फिर उसने अपनी बेटी के बारे में पूछा, तुम्हारी माँ डार्ली कैसी है? स्टेफनी ने बताया कि जब वह सिर्फ 10 साल की थी तभी उसकी माँ उन्हें छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई थी। यानी माँ बेटी के बीच भी सालों से कोई रिश्ता नहीं था। इसके बाद स्टेफनी ने आखिरकार वह सवाल पूछ लिया जिसके जवाब के लिए वह इतनी दूर आई थी। उसने अपनी नानी को बताया कि पिछले 2 महीनों से उसे लगातार एक ही भयानक सपना दिखाई दे रहा है जिसमें आयरिस, स्काई व्यू और लोगों की मौतें शामिल हैं। आयरिस ने उसकी बात पूरी होने तक ध्यान से सुना। फिर उसने जो कहा उसे सुनकर स्टेफनी के होश उड़ गए। जिसे तुम सपना समझ रही हो वो सपना नहीं है, वो मेरा पूर्वाभास है। यानी स्टेफनी जो देख रही थी वह अतीत की कोई कहानी नहीं बल्कि आने वाली मौतों की झलक थी। दरअसल सालों पहले स्काई व्यू टावर में हादसा होने से ठीक पहले आयरिस को भविष्य की एक झलक दिखाई दी थी। उसने वही मंजर अपनी आंखों के सामने दोबारा घटते देखा और तुरंत समझ गई कि डांस फ्लोर टूटने वाला है और पूरी बिल्डिंग तबाह होने वाली है। आयरिस ने समय रहते सबको सावधान कर दिया और इस तरह उस दिन मौत की पूरी योजना नाकाम हो गई। स्काई व्यू में मौजूद सभी लोग बच गए, लेकिन मौत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। इसके बाद उस दिन बचे लोगों की एक एक करके अलग अलग हादसों में मौत होने लगी। यहाँ तक कि आयरिस का बॉयफ्रेंड भी नहीं बच पाया। तब आयरिस समझ गई कि मौत अपने शिकार को किसी न किसी तरह ढूंढ ही लेती है, इसलिए उसने सालों तक हर खतरे से खुद को बचा कर रखा। लेकिन अब पहली बार हालात उसके खिलाफ थे। करीब 2 महीने पहले आयरिस को कैंसर का पता चला था और उसी समय से स्टेफनी को लगातार वही डरावनी झलकियां दिखाई देने लगी थीं। यह महज संयोग नहीं था। आयरिस का मानना था कि स्काई व्यू हादसे में उसका
का पूरा वंश खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी तरह वह बच गई। इसीलिए अब मौत उसके मरने के बाद उसकी पूरी ब्लड लाइन को खत्म करने आएगी। वह सालों से अपने बच्चों को यह बात समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। सबने उसके डर को पागलपन समझ लिया और उससे दूरी बना ली। उसके पास एक ऐसी किताब है जिसमें मौत के हर संकेत और पिछले हादसों की पूरी जानकारी दर्ज है। वह चाहती थी कि स्टेफनी यह सब सीखे और उसके मरने के बाद अपने परिवार की रक्षा करे, लेकिन स्टेफनी को उसकी बातें बकवास लगी। उसने कहा कि वह कॉलेज छोड़कर यहाँ नहीं रह सकती और शायद यहाँ आना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। स्टेफनी किताब वहीं छोड़कर जाने लगी। तब आयरिस ने आखिरी बार उसे सच्चाई दिखाने का फैसला किया। वह ठीक उसी जगह जाकर खड़ी हो गई जहाँ किताब के मुताबिक मौत का अगला वार होने वाला था। आयरिस जानती थी कि मौत उसे मारने आ चुकी है और अगले ही पल वही हुआ। स्टेफनी की आंखों के सामने आयरिस की मौत हो गई। अब उसे समझ आ चुका था कि उसकी नानी पागल नहीं थी। वह सच में भविष्य की झलक देख सकती थी और इतने सालों से मौत से बचती आ रही थी। कुछ समय बाद आयरिस का अंतिम संस्कार हुआ। हावर्ड ने अपनी बहन डार्ली को भी बुलाया था। डार्ली को देखकर स्टेफनी का गुस्सा फिर भड़क उठा, क्योंकि जब वह सिर्फ 10 साल की थी उसकी माँ डार्ली उसे छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई थी। स्टेफनी आज तक उसे माफ नहीं कर पाई थी, इसलिए वह वहाँ से वापस घर चली गई। उधर अंतिम संस्कार के बाद हावर्ड ने घर पर परिवार के लिए छोटी सी पार्टी रखी। सब तैयारियों में व्यस्त थे कि तभी बॉबी के हाथ से एक गिलास गिरकर टूट गया। उसका एक नुकीला टुकड़ा काउंटर के पास जा गिरा। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद ड्रिंक तैयार करते समय वही कांच का टुकड़ा हावर्ड के गिलास में जा पहुंचा। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि मौत ने अगला जाल बिछा दिया है। इधर स्टेफनी ने आयरिस की डायरी पढ़ना शुरू की तो उसे धीरे धीरे पूरी सच्चाई समझ आने लगी। तभी अचानक दीवार पर लगी एक तस्वीर नीचे गिरी और उसका शीशा टूट गया। टूटे हुए कांच का एक नुकीला टुकड़ा फर्श पर सरकता हुआ स्टेफनी के पास आ रुका। आयरिस ने अपनी डायरी में लिखी थी, मौत अगर कोई इशारा दे तो उसे कभी नजरअंदाज मत करना। स्टेफनी को तुरंत एहसास हुआ कि यह भी किसी बड़े हादसे का संकेत हो सकता है। वह बिना वक्त गंवाए कार लेकर मामा हावर्ड के घर निकल पड़ी। उधर बॉबी और चार्ली बेखबर होकर ट्रैम्पोलिन पर उछल कूद कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ट्रैम्पोलिन का मैट धीरे धीरे फट रहा है और ठीक नीचे एक नुकीला रेक पड़ा हुआ है। उन्होंने हावर्ड को भी अपने साथ कूदने के लिए बुला लिया। हावर्ड उस वक्त जूलिया के साथ जेंगा खेल रहे थे। बुलावा सुनकर उन्होंने ग्लास टेबल पर रखा और ट्रैम्पोलिन की तरफ चले गए। तभी डार्ली की नजर नीचे पड़े रेक पर पड़ गई। उसने तुरंत सबको रोक दिया। उसे लगा कि उसने एक बड़ा हादसा टाल दिया है। उसी वक्त स्टेफनी भी वहां पहुंच गई। अचानक ट्रैम्पोलिन का मैट फट गया और जूलिया घबराकर पीछे हटी। उसके हाथ से जेंगा का टावर गिरा और पास रखी ग्लास टेबल से जा टकराया। ग्लास के अंदर का वही नुकीला टुकड़ा जमीन पर गिर गया। हावर्ड ने ध्यान नहीं दिया और उसका पैर सीधे उस कांच पर पड़ गया। दर्द से वह लड़खड़ाने लगा। तभी पहले हटाया गया रेक लुढ़कते हुए घास काटने वाली मशीन के स्विच से जा टकराया। मशीन अचानक चालू हो गई और हावर्ड संभलने से पहले ही उसके नीचे आ गया। कुछ ही सेकंड में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सब हैरान रह गए और किसी को बचाने तक का मौका नहीं मिला। अब स्टेफनी को यकीन हो चुका था कि आयरिस की डायरी में लिखी हर चेतावनी सच थी। वह फिर डायरी पढ़ने बैठी और उसे एक ऐसे शख्स का जिक्र मिला जिसका नाम जेबी था। आयरिस के मुताबिक वह भी कभी मौत की लिस्ट में था, लेकिन किसी तरह उसे चकमा देकर आज तक जिंदा था। इसके बाद स्टेफनी ने अपने परिवार की पूरी फैमिली ट्री बनाई। आयरिस और जेम्स के 2 जुड़वा बच्चे थे, हावर्ड और डार्ली। हावर्ड के 3 बच्चे थे, एरिक, बॉबी और जूलिया। वहीं डार्ली के 2 बच्चे थे, चार्ली और स्टेफनी। अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी। मौत सिर्फ उन लोगों के पीछे नहीं थी जो स्काई व्यू में मौजूद थे, बल्कि उनकी उस पूरी ब्लड लाइन को खत्म करने आ चुकी थी जो उस हादसे के बाद पैदा हुई थी। आयरिस की डायरी में स्काई व्यू हादसे से बचाए गए लोगों की मौतों का पूरा क्रम दर्ज था। सालों तक मौत ने एक एक करके उन सभी को खत्म किया और अब उसी सिलसिले में उनकी अगली पीढ़ी की बारी थी। आयरिस और एक छोटा बच्चा ही ऐसे 2 लोग थे जो इतने सालों तक मौत को चकमा देने में कामयाब रहे थे। स्टेफनी ने परिवार के सभी लोगों को इकट्ठा करके ये सच्चाई बताई, लेकिन जूलिया को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने सवाल किया, जब हम उस हादसे के वक्त पैदा भी नहीं हुए थे तो मौत हमारा पीछा क्यों करेगी? स्टेफनी के पास इसका भी जवाब था। मौत को अपनी पूरी लिस्ट खत्म करने में कई साल लग गए। इस दौरान उन लोगों के बच्चे पैदा हो गए, ऐसे बच्चे जिनका उस हादसे के बाद पैदा होना ही नहीं चाहिए था। इसीलिए अब मौत उन्हें भी एक एक करके ढूंढने आएगी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि मौत का एक तय पैटर्न था। वह हर परिवार में सबसे बड़े सदस्य से शुरुआत करती थी और फिर उम्र के क्रम में आगे बढ़ती थी। हावर्ड अपने परिवार में सबसे बड़े थे, इसलिए मौत ने सबसे पहले उन्हें निशाना बनाया। अब अगला नंबर था एरिक का, फिर जूलिया का और आखिर में बॉबी की बारी आने वाली थी। इसके बाद स्टेफानी की फैमिली में मौत का क्रम शुरू होने वाला था। सबसे पहले उसकी माँ डार्ली, फिर स्टेफानी और आखिर में सबसे छोटे चार्ली की बारी थी। अब स्टेफानी को यकीन हो चुका था कि मौत उम्र के हिसाब से परिवार के हर सदस्य को एक एक करके खत्म कर देगी, लेकिन उसकी मामी इस बात से बुरी तरह भड़क उठी। उसने स्टेफानी को रोकते हुए कहा कि आयरिस की इसी पागलपंती की वजह से उन्हें न जाने कितनी बार शहर बदलना पड़ा। अब वह दोबारा इस डर में नहीं जीना चाहती। स्टेफानी
टिफानी लाख समझाती रही लेकिन किसी ने उसकी बात गंभीरता से नहीं ली। उधर मौत की लिस्ट में अगला नाम था एरिक का। एरिक एक बॉडी पियर्सर और टैटू आर्टिस्ट था। उस रात उसका बॉस कुछ घंटों के लिए स्टूडियो की जिम्मेदारी उसी के भरोसे छोड़कर चला गया। सारे अपॉइंटमेंट खत्म करने के बाद एरिक अकेला रह गया और अपने दिवंगत पिता की याद में अपने हाथ पर खुद टैटू बनाने बैठ गया। तभी अचानक शेल्फ पर रखा सामान नीचे गिरने लगा। एक कांच का जार जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। एरिक घबराकर खड़ा हुआ तो उसके हाथ से पास रखा सफाई वाले केमिकल का बड़ा डिब्बा कुर्सी से टकरा गया और पूरा लिक्विड फर्श पर फैल गया। एरिक अभी टूटे हुए जार को देख ही रहा था कि ऊपर लगी एक धातु की चेन अचानक टूटकर नीचे झूल गई और उसकी नाक में पहने रिंग में फंस गई। एरिक ने घबराकर उसे निकालने की कोशिश की लेकिन चेन ऊपर घूम रहे पंखे में उलझ गई। अगले ही पल पंखे ने चेन को खींचना शुरू कर दिया और एरिक की नाक भी उसी के साथ बुरी तरह खींचने लगी। वह दर्द से छटपटाता रहा। इसी दौरान पास रखा एक लैंप उससे टकराकर फर्श पर गिरे केमिकल के ऊपर जा गिरा और वहां आग भड़क उठी। एरिक ने किसी तरह अपनी नाक को चेन से छुड़ाया लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण सीधे आग के ऊपर जा गिरा। अगली सुबह जब परिवार को हादसे के बारे में पता चला तो सब हैरान रह गए। एरिक जिंदा था। उसने उस वक्त लेदर जैकेट पहन रखी थी जिसकी वजह से आग में उसका शरीर ज्यादा नहीं झुलसा। स्टेफानी भी यह देखकर दंग रह गई। उसने पूछा, तुम जिंदा कैसे बच गए? एरिक हंसते हुए बोला कि उसकी थ्योरी पूरी तरह बकवास है, मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उसके बेहद करीब से गुजर गया। स्टेफानी का कलेजा मुंह को आ गया। फिर भी एरिक पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वह अपनी हरकतों से बाज आने के बजाय कचरा उठाने वाले ट्रक के पीछे लटक कर मजाक करने लगा। स्टेफानी उसे रोकती रही लेकिन एरिक खुद को अमर समझ चुका था। स्टेफानी ने सोचा कि शायद जूलिया उसकी बात समझेगी, लेकिन जूलिया भी इन सारी बातों से परेशान थी। उसने स्टेफानी की एक नहीं सुनी और रनिंग के लिए घर से निकल गई। कुछ दूर एक आदमी मशीन से सूखी पत्तियां साफ कर रहा था, जबकि पास ही दो बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। अचानक उस आदमी के सिर पर पीछे से कोई चीज आकर गिरी। वह लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा और उसके हाथ से लीफ ब्लोअर छूट गया और उससे उड़ी धूल सीधे फुटबॉल खेल रहे बच्चों की आंखों में जा घुसी। बच्चों का ध्यान भटका और उसी वक्त फुटबॉल तेजी से उछलकर जूलिया के सिर से जा टकराई। जूलिया का संतुलन बिगड़ा और वह पास रखे कचरे के डिब्बे में जा गिरी। ड्राइवर ने जूलिया को देखे बिना पूरा डिब्बा ट्रक में खाली कर दिया। जूलिया अंदर से चीखती रही और बाहर निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन ड्राइवर तेज म्यूजिक में इतना व्यस्त था कि उसे उसकी आवाज तक सुनाई नहीं दी। स्टेफनी ने जब यह देखा तो तुरंत ट्रक के पीछे दौड़ी और ऊपर चढ़कर अंदर झांका। जूलिया ने भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तब तक ट्रक कचरा दबाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका था। स्टेफानी अपनी बहन को बचाने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन आखिरकार बहुत देर हो चुकी थी। जूलिया की दर्दनाक मौत ने स्टेफानी को अंदर तक तोड़ दिया। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, अगर मौत सच में परिवार के सदस्यों को एक तय क्रम में मार रही है तो एरिक के पहले जूलिया क्यों मरी? क्या उसने मौत के पैटर्न को समझने में कोई बड़ी गलती कर दी थी? जूलिया की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में था। तभी उसकी माँ ब्रेंडा ने सबके सामने एक ऐसी निजी सच्चाई बताई जिसे उसने सालों से छिपा कर रखा था। ब्रेंडा ने बताया कि एरिक असल में हावर्ड का बेटा था ही नहीं। एरिक के जन्म से पहले ही उसके और हावर्ड के रिश्ते में काफी कड़वाहट आ चुकी थी। इसी दौरान ब्रेंडा कुछ समय के लिए डगलस के करीब आ गई थी और उसी रिश्ते से एरिक का जन्म हुआ था। अब एरिक को समझ आ रहा था कि डगलस एरिक के लिए हमेशा इतना मेहरबान क्यों रहता था। इसका मतलब साफ था, मौत का क्रम बिल्कुल सही चल रहा था, इसमें कोई गलती नहीं हुई थी। अब अगला नंबर बॉबी का था, लेकिन इससे पहले कि मौत बॉबी तक पहुंचती, परिवार ने फैसला किया कि उन्हें किसी भी कीमत पर इस सिलसिले को तोड़ने का तरीका ढूंढना होगा। इसके लिए वे डायरी में बताए गए उस शख्स की तलाश में निकल पड़े जिसने सालों पहले मौत को चकमा दिया था। आयरिस की डायरी के मुताबिक जेबी नाम का यह आदमी होप रिवर नाम के एक अस्पताल में काम करता था, जो वहां से करीब 1 घंटे की दूरी पर था। परिवार बिना वक्त गंवाए उससे मिलने पहुंच गया। वहां उन्हें पता चला कि जेबी भी उन्हीं लोगों में से एक था जिन्हें सालों पहले आरिस ने स्काई व्यू हादसे से बचाया था। वह डांसर का वही छोटा बेटा था। हादसे के बाद बाकी लोग एक एक करके अलग अलग घटनाओं में मरते गए, लेकिन जेबी किसी तरह जिंदा रहा। कई साल बाद आरिस ने उसे दोबारा ढूंढ निकाला और उसे मौत के इस चक्र से बचने के तरीके के बारे में बताया। इसके बाद दोनों ने मिलकर जंगल में एक ऐसा सुरक्षित केबिन तैयार किया जिसमें ऐसी कोई चीज नहीं रखी गई थी जिससे अचानक कोई हादसा हो सके। आयरिस ने इसी वजह से सालों तक उस केबिन में खुद को सुरक्षित रखा था। बाकी परिवार के लोग समय समय पर वहां उसके लिए राशन, पानी, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाते रहे थे, लेकिन बॉबी के लिए यह जिंदगी किसी कैद से कम नहीं लग रही थी। वह जेबी से कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी बंद केबिन में छिपकर नहीं गुजार सकता, जरूर कोई और रास्ता होगा। जेबी बताता है कि एक नहीं बल्कि 2 और रास्ते हैं। पहला रास्ता बेहद खतरनाक था। अगर कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति की जान ले ले तो मौत के चक्र के हिसाब से जिस इंसान की जिंदगी खत्म हुई उसकी बची हुई जिंदगी हत्यारे को मिल सकती है। लेकिन दूसरा तरीका
तरीका उससे भी ज्यादा जोखिम भरा था। कई साल पहले एक औरत ने अपनी मौत का नाटक करके इस चक्र को तोड़ने की कोशिश की थी। उसके डॉक्टर ने कुछ सेकंड के लिए उसे मृत घोषित किया और फिर सही समय पर उसे दोबारा जिंदा कर दिया गया। इस तरह मौत को लगा कि उसका शिकार मर चुका है और उसका क्रम वहीं खत्म हो गया। लेकिन जेबी साफ कहता है कि यह तरीका बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि हर इंसान इतना खुशनसीब नहीं होता कि कुछ देर मरने के बाद वापस जिंदा हो सके। इसी वजह से आयरिस ने कभी यह तरीका अपनाने की हिम्मत नहीं की थी। जेबी आखिर में उन्हें एक और कड़वी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि वह खुद भी बीमार है और जानता है कि मौत से हमेशा बचा नहीं जा सकता। तुम सबको एक दिन मरना ही है और तुम्हारे बाद मेरी बारी आएगी। क्योंकि आयरिस के पूर्वाभास में जेबी सबसे आखिर में मरता हुआ दिखाई दिया था, इसलिए असल जिंदगी में भी मौत का क्रम उसके पास सबसे आखिर में ही पहुंचने वाला था। सब कुछ समझने के बाद एरिक ने बॉबी को एक खतरनाक योजना के लिए तैयार कर लिया। उनका प्लान था कि बॉबी को कुछ समय के लिए मृत अवस्था में पहुंचाया जाए और फिर सही वक्त पर उसे वापस जिंदा कर दिया जाए, ताकि मौत उसे अपना शिकार मानकर आगे बढ़ जाए। इसके लिए उन्होंने एक ऐसी चीज चुनी जिससे बॉबी को गंभीर एलर्जी थी, पीनट बटर। बॉबी को मूंगफली से इतनी ज्यादा एलर्जी थी कि उसे खाते ही उसका गला सूजने लगता था और सांस लेना मुश्किल हो जाता था। एरिक ने मशीन से पीनट बटर वाला एक बिस्किट निकाल लिया। प्लान ये था कि बॉबी बिस्किट खाएगा, एलर्जी की वजह से उसकी सांस रुक जाएगी और कुछ देर के लिए उसे मृत अवस्था में पहुंचाकर फिर दवा देकर वापस जिंदा कर दिया जाएगा। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि मौत पहले ही अपनी अगली चाल चल चुकी है। अचानक पास रखी एमआरआई मशीन सक्रिय हो गई। बॉबी ने जैसे ही बिस्किट खाया, उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उसका गला सूज गया और सांस लेना मुश्किल हो गया। उधर एमआरआई मशीन का बेहद शक्तिशाली मैग्नेट पूरी तरह सक्रिय था। एरिक के शरीर पर मौजूद धातु की चीजें उसकी नाक और कान की रिंग समेत अचानक मैग्नेट की तरफ जोर से खींचने लगी। कुछ ही सेकंड में वे उसके शरीर से निकल गईं और चारों तरफ खून के छींटे फैल गए। एरिक संभल भी नहीं पाया था कि एमआरआई का मैग्नेट उसके पास रखी व्हील चेयर को भी अपनी तरफ खींचने लगा। एरिक उसी व्हील चेयर के साथ मशीन की तरफ घिसटता चला गया। सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि बॉबी की एलर्जी की दवा उसी के हाथ में थी। अगर एरिक उसे समय पर दे देता तो शायद बॉबी को बचाया जा सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एरिक मशीन में बुरी तरह फंस गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दूसरी तरफ एलर्जी के कारण बॉबी भी दम तोड़ चुका था। इस हादसे ने एक और बात साफ कर दी। एरिक एरिस की ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसने बॉबी को बचाकर मौत के रास्ते में दखल देने की कोशिश की थी और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब मौत का अगला निशाना स्टेफानी का परिवार था। अपनी दोनों संतानों को बचाने के लिए डार्ली फैसला करती है कि वह बाकी परिवार के साथ कहीं जाने के बजाय उसी सुरक्षित केबिन में रहेगी, क्योंकि उसे लगता है कि एरिस ने सालों की मेहनत से उस जगह को मौत से बचने के लिए तैयार किया था। इसके बाद बस में बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में मौत उनका पीछा नहीं छोड़ती। एक के बाद एक कई ऐसे हादसे होते हैं जिनमें उनकी जान जाते जाते बचती है। आखिरकार वे किसी तरह एरिस के ठिकाने के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन मौत पहले ही उनके लिए अगला जाल बिछा चुकी थी। केबिन के पास बिजली के तार आपस में टकराने लगते हैं और उनमें से चिंगारियां निकलने लगती हैं। उसी तरफ गैस भी लीक हो रही थी, यानी बस एक छोटी सी चिंगारी और पूरा केबिन आग के गोले में बदल सकता था। उधर स्टेफनी बस से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सीट बेल्ट बुरी तरह फंस चुकी थी। वह अपनी माँ से कहती है, मेरी चिंता मत करो, आप केबिन के अंदर पहुंचो। अगर आप बच गईं तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। डार्ली मजबूरी में उसकी बात मान लेती है और तेजी से केबिन की तरफ दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है, बिजली की चिंगारी गैस तक पहुंच जाती है और अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। विस्फोट इतना भयानक था कि डार्ली की मौके पर ही मौत हो जाती है। धमाके के झटके से बस भी अपना संतुलन खो देती है और पलटकर पानी में जा गिरती है। चार्ली किसी तरह खुद को संभालते हुए स्टेफानी तक पहुंचता है। वह उसकी सीट बेल्ट खोलने की पूरी कोशिश करता है और आखिरकार उसे बाहर निकाल लेता है, लेकिन तब तक स्टेफानी की सांसें थम चुकी थीं। चार्ली उसे बचाने की आखिरी कोशिश करता है और अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। स्टेफानी की सांस दोबारा चलने लगती है, यानी कुछ पल के लिए मौत ने उसे अपना शिकार बना लिया था, लेकिन वह फिर जिंदगी में लौट आई। उन्हें लगा कि आखिरकार उन्होंने मौत को चकमा दे दिया है। कुछ दिन बाद स्टेफानी और चार्ली एक पार्टी में पहुंचते हैं। दोनों को लगता है कि अब खतरा टल चुका है, लेकिन स्टेफानी को वहां फिर एक अजीब सा पूर्वाभास महसूस होता है। उधर कुछ दूरी पर एक महिला दुकान से कुकीज खरीद रही होती है। पैसे निकालते वक्त उसके पर्स से एक सिक्का नीचे गिर जाता है। वह सिक्का लुढ़कता हुआ जाकर ट्रेन के ट्रैक बदलने वाले मैकेनिज्म में फंस जाता है। इधर पार्टी में स्टेफानी के पिता उसकी मुलाकात अपने एक डॉक्टर दोस्त से करवाते हैं। जब डॉक्टर को उसके हादसे के बारे में पता चलता है तो वह एक अहम बात समझाता है। उसके मुताबिक हो सकता है उस वक्त तुम्हारी तकनीकी रूप से मौत हुई ही ना हो, तुम्हारी सांस
सांसें कुछ समय के लिए रुकी होंगी, लेकिन तुम्हारा दिल पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। इसी वजह से तुम्हें वापस बचाया जा सका। स्टेफानी को यह सुनकर झटका लगता है, क्योंकि इसका मतलब था कि उन्होंने मौत को वास्तव में हराया ही नहीं था। और तभी दूर से एक भयानक आवाज सुनाई देती है। ट्रेन का हादसा हो चुका था। जिस सिक्के ने ट्रैक के मैकेनिज्म को प्रभावित किया था, वही आगे होने वाली तबाही की वजह बन चुका था। अब स्टेफानी और चार्ली समझ जाते हैं कि मौत एक बार फिर उनके पीछे है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन इस बार भी मौत उनसे एक कदम आगे थी। आखिरकार तमाम कोशिशों के बावजूद स्टेफनी और चार्ली भी मौत से नहीं बच पाते और इस तरह मौत का खेल आखिरकार पूरा हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।